वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज शहबाज पठान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 7 महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। आज हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है या क्या होता है, इनके कंसेप्ट और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया था। आई होप सो कि आप सब बच्चों ने वो वीडियोस को देखा होगा। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन्हीं 2 वीडियोस की लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देख सकते हो। इसी चैप्टर के जैसे मैंने बाकी भी चैप्टर्स के वीडियोस एक ऑर्डर्ड फॉर्म में ऑलरेडी बना के प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोडेड है। आप चाहो तो उन वीडियोस को देख के अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियोस बनाने का रीज़न एक ही है कि आपकी इन वीडियोस के थ्रू थोड़ी हेल्प हो जाए ताकि आपके क्लास 12 की प्रिपरेशन ठीक से हो पाए। कुछ बच्चों के ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस होते हैं, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट ठीक से नहीं होते हैं या किसी रीज़न से वो इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो उनके लिए ये एक इनिशिएटिव है जो वो इन वीडियोस के थ्रू अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। ठीक है, इन वीडियोस सीरीज़ में मैं पहले थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से समझा देता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आए। ठीक है, वीडियोस पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे या आपको लगता है कि हाँ इन वीडियोस से बाकी बच्चों की हेल्प होगी तो उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में CDF भी कहते हैं, कि CDF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो CDF फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, CDF को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। CDF को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F के साथ। अब जैसे रैंडम वेरिएबल क्या होता है हमने ये डिस्कस कर लिया था। अगर मुझे फर्स्ट रैंडम वेरिएबल का CDF निकालना है तो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल का CDF होता है P1 के बराबर में। P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अगर मुझे सेकेंड रैंडम वेरिएबल का PDF निकालना है तो वो इक्वल में होता है P1 प्लस P2 के। इसी तरीके से f ऑफ x3 P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा करते जाना है। f ऑफ x4 P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। इस तरीके से हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करते आ जाएगी। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि हमें एग्जाम्पल में कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है CDF फाइंड आउट करना, बस प्रीवियस वाले को ऐड करते जाना है। जैसे f ऑफ x2 फाइंड आउट करना है तो P1 प्लस P2 तक चले जाओ। f ऑफ x4 फाइंड आउट करना है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ओके, चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोला, फाइंड CDF ऑफ नंबर ऑफ हेड वाइल टॉसिंग 4 कॉइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड का हमें क्या बनाना है, CDF बनाना है। और 4 कॉइन को क्या किया हमने, टॉस किया हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना होगा। जैसे कि अगर मैं 4 कॉइन को टॉस करता हूँ ना, 4 कॉइन्स टॉस्ड, 4 कॉइन टॉस। ठीक है, और x यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया गया है, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ हेड। रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड। अब आप ही सोचो कि नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं। जब आप 4 कॉइन को टॉस करते हो या कॉइन को 4 बार टॉस करते हो तो नंबर ऑफ हेड हमें क्या क्या मिल सकते हैं। हो सकता है कि हमें चारों बार भी हेड ना मिले यानी 0 हेड। हो सकता है हमें 1 बार हेड मिल जाए, हो सकता है हमें 2 बार हेड मिल जाए, हो सकता है हमें 3 बार हेड मिल जाए, या हो सकता है हमें चारों बार हेड मिल जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपने कॉइन को 4 बार टॉस किया,
एक्स क्या रिप्रेजेंट कर, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड, हेड कितने बार मिलेंगे। तो हो सकता है कि चारों टॉसेस में हमको हेड ना मिला हो तो 0 हेड मिल गया, हो सकता है एक ही टॉस में हेड मिला हो, अब वो एक टॉस कोई भी हो सकता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, लेकिन एक ही बार हेड मिला, 2 बार हेड मिला, 3 बार हेड मिले, या मैक्स टू मैक्स 4 बार हेड मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब देखते हैं कि 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 0 हेड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग नॉट हेड, नॉट हेड लिख लेता हूँ सिंपल तरीके से, नो हेड। हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि हेड नहीं मिल रहा मतलब टेल मिल रहा, समझ रहे हो ना। कॉइन को मैंने टॉस किया तो मैंने देखा हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फिर 50% यानी 1/2। टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% मतलब 1/2, टेल मिलना मतलब ये हेड नहीं मिलना। अब बात करते हैं कि 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 टाइम्स हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी कि क्या, मैंने कॉइन को पहली बार टॉस किया तो मुझे हेड नहीं मिला, दूसरी बार भी टॉस किया हेड नहीं मिला, तीसरी बार भी टॉस किया हेड नहीं मिला, चौथी बार भी टॉस किया हेड नहीं मिला, मतलब 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे फर्स्ट थ्रो में हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, एंड रहा तो इनटू सेकेंड थ्रो में भी हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, थर्ड थ्रो में भी हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फोर्थ थ्रो में भी हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/16, ये कितना हो जाएगा 1/16, यानी 4 बार कॉइन को टॉस करने के बाद भी हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16। ओके, अब बात करते हैं एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको हेड मिल गया, हेड मिल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। तो फर्स्ट इसमें मिल गया तो सेकेंड इसमें नहीं मिलेगा, थर्ड इसमें भी नहीं मिलेगा, फोर्थ इसमें भी नहीं मिलेगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। या फिर मतलब प्लस करते हैं हम लोग कि हमें फर्स्ट नहीं सेकेंड इसमें हेड मिला, मतलब फर्स्ट इसमें हेड नहीं मिला, नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड इसमें हेड मिल गया तो 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। ठीक है, ऐसे ही 3 पॉसिबिलिटी आएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी कि मुझे सिर्फ पहली बार में हेड नहीं मिला, दूसरी बार में भी हेड नहीं मिला, तीसरी बार में हेड मिला, चौथी बार में नहीं मिला। तो पहले इसमें भी एक ही बार हेड मिला है फर्स्ट इसमें, दूसरे इसमें भी एक ही बार हेड मिला है सेकेंड इसमें, तीसरे इसमें भी एक ही बार हेड मिला है तीसरे इसमें, और चौथे इसमें ना फोर्थ पॉसिबिलिटी कि पहली में हेड नहीं मिला, दूसरे में भी हेड नहीं मिला, नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तीसरे में भी हेड नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, चौथे में हेड मिल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये फाइनली कितना आ रहा है देखो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो ये आ जाएगा 4/16, 4/16 का मतलब 1/4। तो एक बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/4, मतलब आपने कॉइन को 4 बार टॉस किया और 4 बार में एक ही बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब बात करते हैं कि 2 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक, 2 बार हेड मिलने की। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि हो सकता है पहली बार में हेड मिल गया हो, दूसरी बार में भी हेड मिला हो, तीसरी बार में हेड नहीं मिला हो, और चौथी बार में हेड नहीं मिला हो, मतलब 2 बार। ठीक है ना, पहले 2 में हेड मिला होगा, दूसरे 2 में हेड नहीं मिला होगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहले और तीसरे वाले में हेड मिला हो, दूसरे और इसमें नहीं मिला हो, यानी ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहले और चौथे वाले में हेड मिला हो, 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरे और तीसरे में हेड मिला हो, बाकी 2 में ना मिला हो, चौथी पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरे और चौथे में हेड मिला हो, 5वीं पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो सकता है तीसरे और चौथे में हेड मिला हो,
छठवीं पॉसिबिलिटी। यानी ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, 6 पॉसिबिलिटी, और 6 के 6 पॉसिबिलिटी में रिजल्ट अपना सेम आएगा, तो मैं आगे 6 कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी थी, सेम रिजल्ट हमें चारों बार मिले, इसलिए 4/16 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6/16। कितना आ जाएगा, 6/16। 6/16 का मतलब कितना, 3/8। 6/16 का मतलब 3/8। तो अब हम बात करें कि 3 हेड मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, या 3 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 3 हेड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, देखो पहली बार में हेड मिला, दूसरी बार में हेड मिला, तीसरी बार में हेड मिला, चौथी बार में हेड नहीं मिला, तो ये एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, पहली बार में हेड मिला, दूसरी बार में हेड मिला, तीसरी बार में हेड नहीं मिला, चौथी बार में हेड मिल गया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अच्छा, हो सकता है कि पहली बार में हेड नहीं मिला हो, दूसरी बार में हेड मिला, तीसरी बार में हेड मिला, चौथी बार में भी हेड मिल गया, 3 हेड यहाँ पे भी मिल गए। अच्छा, हो सकता है कि पहली बार में हेड मिला, दूसरी बार में हेड नहीं मिला, तीसरी बार में हेड मिला, चौथी बार में भी हेड मिल गया, 3 पॉसिबिलिटी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, पहले 3 में हेड मिला, चौथे में नहीं मिला, पहले 2 में हेड मिला, इसमें नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2, ये रिजल्ट सभी क्या आएंगे, और 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं 4। तो ये कितना हो गया, 4/16। 4/16 का मतलब 1/4। तो 3 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/4। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, 0 नंबर ऑफ हेड, 1 नंबर ऑफ हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, 2 नंबर ऑफ हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, 3 नंबर ऑफ हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं 4 नंबर ऑफ हेड्स। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है, तो 4 नंबर ऑफ हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो वो तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है ना, पहले में भी मिल गया, दूसरे में मिल गया, तीसरे में मिल गया, और चौथे में भी मिल गया, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 1/16। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली, ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो हमने सभी की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। तो हम पहले एक बॉक्स बना लेते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें रैंडम वेरिएबल क्या क्या थे, 0 1 2 3 4, उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/16 थी, 1 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, ठीक है ना, 3 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, और 4 नंबर ऑफ हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/16 थी, ठीक है। अब हमें बनाना है CDF, मतलब f ऑफ x। तो देखो 0 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि पहले वाले के लिए अगर अपने को CDF बनाना है तो किसके बराबर में होता है, P1 के बराबर में। मतलब पहले वाले रैंडम वेरिएबल के लिए अगर मुझे CDF लिखना है तो वो P1 के बराबर में होता है, ठीक है। अगर मुझे दूसरे वाले रैंडम वेरिएबल के लिए CDF बनाना है तो वो P1 प्लस P2 होता है, ठीक है ना। दूसरे वाले रैंडम वेरिएबल के लिए अगर मुझे CDF लिखना है तो वो P1 प्लस P2, यानी P1 प्लस P2 करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1/16 प्लस 1/4 के एडिशन करने पे ये आ जाएगा 5/16, आ जाएगा 5/16। फिर तीसरे वाले रैंडम वेरिएबल के लिए अगर मुझे CDF लिखना है तो कितना, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो इन तीनों की एडिशन करना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों की एडिशन ये आ रही थी ना, तो इसकी एडिशन कर लो तो भी अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 11/16, ये कितना आ जाएगा, 11/16। देखो इन तीनों के एडिशन करके यहाँ लिखो तो भी चलेगा, या इन दोनों की एडिशन करके यहाँ लिखो तो भी चलेगा। फिर चौथे वाले के लिए इन दोनों की एडिशन करके यहाँ लिखो तो ये कितना आएगा, 15/16, कितना आ जाएगा, 15/16। और इन दोनों की एडिशन करके यहाँ लिखो तो ये कितना आएगा, 1। तो ये हमारा बॉक्स बन गया किसका, CDF का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपने को CDF, तो CDF बेसिकली एक स्टेप और आगे लेके जाता है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, रैंडम वेरिएबल, उन रैंडम वेरिएबल से लिए प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एक CDF का और रो ऐड कर दो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या करना है, CDF कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अब CDF के डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको नहीं लेके गया है,
टेक्स्ट बुक भी देखोगे तो CDF की डेफिनेशन नहीं बताएगी, उन्होंने तो ये बताएगी कि CDF कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वगैरह आपने 10 क्लासेस में पढ़ के रखा होगा। एनीवेज फिर भी अपने को कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ CDF कैसे फाइंड आउट करना है ये इस बात का नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन, देखो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट PMF, ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट CDF, ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं ये अपना मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे ना कि ये चीज़ों को कैलकुलेट करो। उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी जो मेन फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है बस ये पता होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज ना हो या डेफिनेशन वगैरह रटे रटे ना हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है क्या है, आपके पास जो भी रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल जो है तो उसके जो मिडल वाला पार्ट होता है ना, मिडल, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे लिखा भी है, देखो मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी बोला जाता है। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ मेजर ऑफ लोकेशन, दैट इज इट लोकेट अ मिडल और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या काम करता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू काम करता है कि जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल्स है उसके जो मिडल लोकेशन है वो बताने का, रैंडम वेरिएबल की मिडल लोकेशन बताने का काम करता है, या फिर वही एवरेज वैल्यूज भी बताने का काम करता है ना, एवरेज वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल या मिडल जो उसकी लोकेशन है वो बताने का काम करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और ये फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज है x1 x2 x3 अप टू xn, और उससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटीज है वो है P1 P2 P3 अप टू Pn। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं या फिर मीन भी बोला जाता है, या कभी कभी इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, मीन, इसी तरीके से इसको बोला जाता है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, E ऑफ x से डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को, या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि कैलकुलेट कैसे करना ना, आपका भी मेन फोकस इसी पे होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करना। तो E ऑफ x यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, x1 और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी P1, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 प्लस अप टू xn Pn। मतलब क्या करना है, x1 रैंडम वेरिएबल उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई फिर ऐड, x2 उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी P2 फिर ऐड है उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी x3 P3। इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जाता है समेशन ऑफ xi इंटू Pi, जिसमें i के लिए 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि कैलकुलेट कैसे करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 प्लस x4 P4 अप टू xn Pn। ओके, अब तक आपने इस वीडियो में ये देख लिया कि CDF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद देखा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है जिसको हम E ऑफ x से डिनोट करते हैं, और भी आगे कुछ टर्म्स है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड वेरिएंस, ठीक है ना, वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आप बस इसका फॉर्मूला नोट डाउन करके रख लो कि वेरिएंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। वेरिएंस को इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं VAR ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, x का मतलब रैंडम वेरिएबल। तो फॉर्मूला क्या है इसका, E ऑफ x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर, E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर। अच्छा, E ऑफ x कैसे निकालते हैं ये तो आपने देख ही लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे निकालते हैं ये बताइए। E ऑफ x निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे कि ठीक है E ऑफ x तो हमको निकालते आ जाएगा, E ऑफ x स्क्वायर कैसे निकाले, तो E ऑफ x स्क्वायर निकालना भी आसान है। E ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, x1 स्क्वायर इंटू P1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू P2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू P3 एंड सो ऑन। ये तो पता ही है सबको, x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 x3 ये सबके सब रैंडम वेरिएबल्स हैं, और P1 P2 P3 क्या है, ये सब उन्हीं रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले का यूज करो और वेरिएंस फाइंड आउट करो।
उसके बाद फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को इन शॉर्ट अपन एस डॉट डी से लिख लेते हैं, और फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी ऊपर जो आप पहले वेरिएंस निकालोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट, यानी हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब तक आपने इस वीडियो में CDF निकालना सीखा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना सीखा, वेरिएंस देख लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले आपको E ऑफ x तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद वेरिएंस निकालना ही होगा, फिर उसके बाद कहीं तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर आपको मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ भी गया तो उसका जो वेटेज रहेगा वो 4 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबा ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर पूछ लिया तो वो 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, और अगर उसमें वेरिएंस ऐड कर दिया तो वो 3 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही देगा। ओके, चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना होता है, किस तरीके से इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। ओके, चलो एक एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट की जाती है और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया, अ पेयर ऑफ डाई बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ 2 नंबर दैट अपेयर ऑन 2 डाइस। मतलब हमने क्या किया, 2 डाई के पेयर, मतलब 2 डाई को अपन ने थ्रो किया। थ्रो करने के बाद जो यहाँ पे x डिफाइंड किया गया है, x का रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द नंबर दैट अपेयर ऑन द 2 डाई। मतलब आपने क्या किया, 2 डाई को लिया, उसको थ्रो किया और ऊपर मान लो कुछ 2 नंबर मिल गए, तो हमें वो जो रैंडम वेरिएबल x लेना है वो क्या है, उस अपर मोस्ट फेस पे जो 2 नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम क्या होगा। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आई होप कि आप सब बच्चों को पता ही होगा कि 2 डाई को अगर आप फेंकोगे तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 36। टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 36 आ जाएंगे। आई होप कि सब बच्चों को पता ही है। एक डाई को फेंकने पे 6 रिजल्ट आते हैं, 2 डाई को फेंकेंगे तो 36 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलो एक बार दिखा देता हूँ कि 36 रिजल्ट कौन से होंगे। हो सकता है पहले डाई पे 1 तो दूसरे डाई पे भी 1 मिले, 1 2 1 3 1 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ऐसे आपको 36 रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे आपको 36। तो ये अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 36। ओके, अब बात करते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होगा। तो रैंडम वेरिएबल कहता है कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली वो नंबर होगा जो अपर मोस्ट फेस पे जो 2 नंबर आएंगे उनका सम। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या मिलेगा, अगर मान लो 1 1 मिला तो उसका सम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 1 1 मिला तो उसका सम 2 आएगा। 1 2 मिला तो उसका सम 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। मैक्सिमम सम कितना आएगा, 12। मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा, 12। ओके, तो चलो हमें रैंडम वेरिएबल पता चल गए। अब उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लेते हैं कि 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 कितने बार मिलेगा अपने को, सम 2 कितने बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, एक ही बार। तो ये कितना आएगा, रिजल्ट 1/36। चलो सम 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 आपको 2 बार मिलेगा, एक 1 2 पे मिलेगा और एक 2 1 पे मिलेगा। तो 2 बार मिलेगा, कितने में से, 36 में से। अगर आप देखो तो 4 आपको मिल जाएगा 3 बार, ध्यान से ढूंढो, 3 बार मिलेगा। 5 आपको मिल जाएगा 4 बार। ठीक है, 6 आपको मिलेगा 5 बार, 6 आपको मिलेगा 5 बार। 7 आपको कितने बार मिलेगा, 7 आपको मिलेगा, देखो एक बार यहाँ पे, 2 3 4 5 6, कितने बार मिलेगा, 6 बार। तो 6/36। ठीक है, फिर बात करते हैं
सम 8 कितने बार मिलेगी, तो अब ऐसा मत कर देना 7/36, नहीं, अगर आप देखो 8 की जो सम 8 सम आपको सिर्फ 5 बार मिलेगी, क्योंकि पहले वाले में तो मिलेगी नहीं ना, दूसरे वाले में तीसरे चौथे पांचवें छठे, तो ऐसे 5 ही बार मिलेगी सम। उसके बाद 9 सम 9 कितने बार, ये मिलेगा आपको 4 बार। कितने बार, 4 बार। देखो यहाँ 1 बार, 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ तक समझा सभी को। चलो अब बात करते हैं कि सम 10 कितने बार मिलेगा, 10, तो अब ये कम कम होता जाएगा ना, 3/36 3 ही बार मिलेगा। सम 11 कितने बार मिलेगा, तो ये 2 ही बार मिलेगा आपको, 2/36 2 ही बार मिल जाएगा, 2/36। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम 12 कितने बार मिलेगा ना, 12 मिलेगा आपको एक ही बार, 1/36। तो इस तरीके से हमने क्या की, रैंडम वेरिएबल पता किए और उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ पता कर, ठीक है, बस यही अपना मेन काम है, बाकी का काम बहुत आसान है आगे का। ओके, तो अब इस टाइप का एक बॉक्स बना लेना है आपको। इस बॉक्स में आपको एक रैंडम वेरिएबल का कॉलम बनाना है, एक उन्हीं रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनका कॉलम बनाना है। जैसे टू रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36, 3 के लिए 2/36, 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36, 8 के लिए 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36 और 12 के लिए 1/36, ठीक है ना। यहाँ हमने उन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली। अब XI/PI, क्योंकि आपको पता है ना XI/PI समेशन E ऑफ X निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, XI/PI प्लस X2/PI प्लस X3/PI प्लस X4/PI, उन सबका सम। तो XI/PI मतलब ये हो गया आपका X1 और ये हो गया उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी P1, X1 P1। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना देगा, 2 × 1/36 2/36, 3 × 2/36 6/36, 4 × 3/36 ये हो जाएगा 12/36, 5 × 4/36 ये हो जाएगा 20/36, 6 × 5/36 ये हो जाएगा 30/36, ये हो जाएगा 6 7 42/36, ये हो जाएगा 40/36, ये हो जाएगा 36/36, ये हो जाएगा 30/36, ये हो जाएगा 22/36, ठीक है, और ये लास्ट में कितना आएगा 12/36। ओके, ठीक है, तो ये हमने सब फाइंड आउट कर लिया। x1 क्या होगा, x2 x3 इस तरीके से। अब E ऑफ x क्या होता था, इन सब की सम होती थी। E ऑफ x क्या होता था, इन सब की सम। अगर आप इन सब की सम करोगे तो देखोगे कि आपका बेस तो सेम ही है, सभी में बेस सभी में सेम है, 36 सभी। न्यूमरेटर के एडिशन कितने होंगे, देखो 2 + 6 8, 8 + 12 20, 20 + 20 40 + 30 70, 70 + 42 112। चलो यहाँ तक पहले लिख लेता हूँ 112। उसके बाद 40, देखो 40 + 30 70, 70 + 36 ये हो गया 106, 106 + 22 तो ये हो जाएगा 128, 128 + 12 तो ये हो गया 140, ये हो जाएगा 140। ये कितना आ रहा है, 140 + 112 ये आ जाएगा 252 अपॉन में 36। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, तो अब इसमें देखो कुछ कैलकुलेशन हो रहा है क्या, मेरे ख्याल से 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा कम से कम, ठीक है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड होगा तो कितना देगा, 4 6 24, 1 बचा 12, 4 3 12 और नीचे 4 9 और ये 9 7 होता है। तो E ऑफ x कितना आ गया आपका 7, E ऑफ x आ गया 7। ओके,
अब बात करते हैं कि x1 स्क्वायर पी आई कैसे निकाले। तो कुछ नहीं, x1 x2 x3 ये सब है, इनका स्क्वायर इंटू पी करते जाने का। तो x1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/36, तो ये हो जाएगा 4/36। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 सा 18, तो ये हो जाएगा 18/36। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 सा 48/36, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 सा 100/36, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5, 36 180, 180/36, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 6 ज़ा 294/36। ओके, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 5, ये हो जाएगा 322, 320, 8 5 ज़ा 8 का स्क्वायर 64, 64 5 ज़ा 320/36। ओके, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 4 ज़ा तो 324/36। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, 100 3 ज़ा 300 हो गई, 300/36। अच्छा, 11 का स्क्वायर 121, 121 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 242/36। और फिर 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा 144/36। ओके, तो ये सब हमें क्या मिल गया, x1 स्क्वायर p1। अब फिर से इन सब की एडिशन करो और आपको क्या मिलेगा, e ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 54.83, ये आ गया आपका e ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ये निकल गया ना एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं इसको, e ऑफ एक्स, ये तो मिल गया। e ऑफ एक्स स्क्वायर भी मिल गया। अब रही बात वेरिएंस की, तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, e ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, 54.83 माइनस e ऑफ एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो ये कितना आ जाएगा 54 माइनस 49 5.83, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स। ये क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप अपना कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करके रखो, क्योंकि इसी टाइप से कैलकुलेशन अपने को करते जाना है। ओके, क्वेश्चन लेने का जो बेसिक मतलब था वो ये था कि आपको किस तरीके से e ऑफ एक्स निकालना है, किस तरीके से वेरिएंस निकालना है, किस तरीके से e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, ये आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सीख गए होंगे आप, और वेरिएंस निकालना सीख गए होंगे। ओके, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब 52 पत्तों का कार्ड है, 52 कार्ड्स का एक पैक है, जिसमें से हमने साइमल्टेनियसली 2 कार्ड निकाले। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली 2 कार्ड निकाले। फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। तो अपने को मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन किसके लिए निकालना है, कि नंबर ऑफ किंग कितने मिलेंगे। अब आप सोचो कि आपके पास 52 कार्ड्स है, उनमें से अपने को 2 कार्ड्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वे, जिसको हम लोग n ऑफ s कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड 52, जिसमें से आपको 2 निकालने हैं, तो 52C2। ठीक है, NCR, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में मैंने NCR के बारे में आपको डिटेल में बता के रखा है। तो चलो n ऑफ s निकल गया। n ऑफ s निकालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वगैरह भी तो निकालना है। अब डिफाइन करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होंगे। अब आप सोचो कि 52 कार्ड्स में से आप 2 कार्ड निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि दोनों कार्ड में किंग ना मिला हो, मतलब 0 किंग मिल गया। हो सकता है एक ही कार्ड में किंग मिला हो, या हो सकता है दोनों कार्ड में किंग मिल गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं उसको डिफाइन कर देता, एक इवेंट है डिफाइन, गेटिंग नो किंग नहीं मिला। ठीक है ना, नो किंग।
तो आप सोचो कि टोटल 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, और उसमें भी हमें किंग नहीं मिला। इसका मतलब जो कार्ड निकला होगा, जो कार्ड निकला होगा, या जो कार्ड, 2 कार्ड निकाल रहे ना, जो 2 कार्ड निकले होंगे वो किस में से निकले होंगे, बचे हुए 48 कार्ड में से। तो इसका मतलब n ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये कितना हो जाएगा 48C2। आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि 4 किंग होते हैं। आप किसके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि आपने 2 कार्ड निकाले बट वो किंग नहीं मिले, तो ऑब्वियसली कि 4 कार्ड को छोड़ के बाकी जो 48 कार्ड्स है उन्हीं में से निकला होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, ठीक है ना, नो किंग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 52C2 सॉरी n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस 48C2 डिवाइडेड बाय आएगा 52C2, ठीक है। ओके, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन में 48 माइनस 2 46 फैक्टोरियल, साइड में आएगा 2 फैक्टोरियल, इसके होल डिवाइड में, इसके होल डिवाइड में 52 फैक्टोरियल, उसके साइड में आएगा 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, फिर उसके साइड में आएगा 2 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या करेंगे 48 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 48 47 46 फैक्टोरियल, तो कैंसिल होके कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 48 इंटू 47 बचा, और नीचे से बचा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। अच्छा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, 52 फैक्टोरियल को ओपन किया अपन ने 52, फिर 51, 50 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 188 अपॉन में 221। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आई होप कि आप इतना कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये हमें मिल गया 0 किंग मिलने की, मतलब नो किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब उसी तरीके से हम लोग मान ले कि हमें एक ही किंग मिला, तो मैं उसको बी इवेंट से डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, एक ही एग्जैक्टली 1 किंग, एग्जैक्टली 1 किंग, एक ही किंग मिला। अब आपने निकाले कितने कार्ड हैं, 2 कार्ड निकाले, आपने निकाले कितने कार्ड है, 2 कार्ड, और आपको एक ही किंग मिला। तो एक किंग ऑब्वियसली कोई 4 किंग में से ही निकला होगा, और दूसरा कार्ड किंग नहीं निकला, तो अभी तो एग्जैक्टली एक ही किंग निकलना होगा ना, तो दूसरा कार्ड निकला होगा 48 में से, समझे, दूसरा कार्ड कहाँ से निकला होगा 48 में से। तो एक कार्ड निकला 4 किंग में से, और एक कार्ड निकला वो बाकी बचे हुए 48 कार्ड्स में से, मतलब आपको कितने किंग मिले, एग्जैक्टली 1, ठीक है। इस तरीके से 48, ये कितना हो जाएगा, अरेंज देते लगे तो इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ बी यानी 4C1 इंटू 48C1 अपॉन में कितना 52C2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 32 अपॉन में 221, ठीक है ना। आप आई होप कि आप ओपन करना सीख जाओगे ना इस चीज़ को। और फिर तीसरा इवेंट मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली 2 किंग मिल गए, मतलब 2 कार्ड निकाले हमने और दोनों के दोनों किंग मिले, सी एग्जैक्टली 2 किंग। 2 किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ ना, 1 किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी, 2 किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि अब वो जो दोनों कार्ड निकले वो 4 किंग में से ही निकले, और नीचे में लिख लेता हूँ 52C2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1 अपॉन में 221। ओके, तो इस तरीके से हमने 0 किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी और एग्जैक्टली 2 किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स वगैरह नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। तो ई ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ई ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला x1 p1, फिर x2 p2 और फिर x3 p3, 3 ही रैंडम वेरिएबल थे। अच्छा, पहला रैंडम वेरिएबल क्या था 0, और उससे रिलेटेड p1 कितना आया 188 अपॉन में 221। अच्छा, दूसरा रैंडम वेरिएबल था 1, और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कितनी आई 32 अपॉन में 221। अच्छा, तीसरा रैंडम वेरिएबल कितना आया था 2, और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 अपॉन में 221। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका बेस सेम आएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा 34 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये मिल गया हमें ई ऑफ एक्स, मतलब मीन निकल गया अपना। उसके बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा अपने को। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x1 स्क्वायर, x1 मतलब 0 का स्क्वायर, उससे रिलेटेड p1 188 अपॉन में 221 प्लस x2 का स्क्वायर, x2 मतलब 1 का स्क्वायर, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी 32 अपॉन में 221, x3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, या ऐसा लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 221। तो ये कितना हो जाएगा 0, इसने कितना दिया 32 अपॉन में 221 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन में 221, तो ये कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 221। तो ये हमें मिल गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स मिल गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। अब बात करते हैं वेरिएंस निकालने की। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर आया था 36 अपॉन में 221 माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 34 का 1156 और 221 का स्क्वायर 48841। और जब आप इसको कैलकुलेट वगैरह करोगे, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, तो कैलकुलेट वगैरह करोगे तो 01391 आ जाएगा। ये मिल गया हमें वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, और फिर लास्ट में आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। सो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है 0.1391, तो ये आ गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस तरीके से हमने ये दोनों न्यूमेरिकल के थ्रू ये सीखा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करना है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में एक बात कॉमन है कि आप ये तीनों चीज़ें तभी निकाल सकते हो जब आपको सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल पता चले कि रैंडम वेरिएबल क्या है, और उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं नीचे। अगर रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते आ गए, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है। ई ऑफ एक्स निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, CDF, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनको शेयर भी कर दो, ताकि उन सब स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो के थ्रू उनके क्लास 12 की पढ़ाई में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जब भी मैं क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, साइड में बेल आइकन का एक बटन होता है, उसको प्रेस कर दिया करो। तो ओके, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो, दैट मीन्स वीडियो लेक्चर 4 में हम लोग इस टेक्स्ट बुक का आज तक जितना भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक पे बेस इस टेक्स्ट बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। ठीक है, लेकिन आप वो तभी समझ पाओगे जब तक आपने आज का वीडियो और इसके पहले के दोनों वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अच्छा, प्रीवियस दोनों वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने दोनों वीडियोस की लिंक डाली हुई है, आप उनको देख के वो 2 वीडियोस भी अच्छे से समझ लेना, ताकि जब चौथा वीडियो, 4th वीडियो अपलोड हो तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते आ जाए। ओके, ठीक है।